10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो हम जानते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू करने का काम बेसिस करती हैं और बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ एक ही पीएच है डी जो कि 7 से ज़्यादा है, 10 है, और यही रेड लिटमस को ब्लू में बदल सकेगा। और बाकी जो 1, 4 और 5 पीएच दे रखी है ये पीएच एसिड की होती है। आंसर, बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो बेसेस रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं और एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं। बेसिक सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू मोर देन 7 और बेसिस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। सिंस द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 10। अब चूंकि ये सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू बदल रहा है इसलिए ये एक बेसिक सॉल्यूशन है और इसीलिए इसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा जो कि यहाँ 10 है। Question number 2, a solution reacts with crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains lime water को मिल्की बनाने के लिए हमें CO2 की ज़रूरत पड़ती है और हम जानते हैं कि क्रश्ड एग सेल में CaCO3 होता है और ये CaCO3 जब HCl से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O और यहाँ जो CO2 निकलेगा ये हमारे लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने का काम करेगा। तो यहाँ जो सॉल्यूशन क्रश्ड एग सेल CaCO3 से रिएक्ट कर रहा है वो है HCl। क्वेश्चन नंबर 3, 10 ml of a solution of NaOH is found to completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। अगर NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml लें जो कि एक बेस है वो completely न्यूट्रलाइज किया जा सकता है 8 ml HCl एसिड के द्वारा। If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be। तो ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है। अगर 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl लगता है तो 20 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 × 2 16 ml HCl रिक्वायर्ड होगा। तो द आंसर इज डी, 16 ml HCl solution will be required। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following type of medicines is used for treating indigestion। तो indigestion को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटासिड देते हैं। सो द आंसर इज सी, एंटासिड इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन क्योंकि इंडाइजेशन हमारे स्टमक में एसिड्स के एक्सेस प्रेजेंस के कारण होता है, इसलिए हम एंटासिड देते हैं। Question number 5, write word equations and then balance equation for reaction taking place when first one is A, dilute sulfuric acid reacts with zinc granules। granules जिंक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और यहाँ सॉलिड जिंक की बात हो रही है, सॉलिड जिंक के छोटे छोटे पीसेस। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 डाइल्यूट एक्वस। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस प्लस जिंक सॉलिड क्योंकि जिंक के ग्रैन्यूल्स यूज किए गए हैं और ये दोनों मिलके प्रोड्यूस करेंगे ZnSO4। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है और H2 गैस बाहर निकलेगी। नाउ द नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ मैग्नीशियम रिबन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस प्लस मैग्नीशियम सॉलिड, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम पाउडर H2SO4 एक्वस प्लस एल्यूमिनियम सॉलिड गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और चौथा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन फिलिंग्स। ये भी आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। यहाँ HCl रिएक्ट कर रहा है Fe के साथ, आयरन सॉलिड के साथ HCl एक्वस रिएक्ट कर रहा है आयरन सॉलिड के साथ और दे रहा है FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसे आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। Question number 6, a compound such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids। Describe an activity to prove that। कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल और ग्लूकोज भी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं लेकिन उन्हें एसिड्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी देनी है। एसिड्स के बारे में हम जानते हैं कि जो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हों एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड्स हैं। अब हम इसी आयन के कंडक्टिविटी का टेस्ट परफॉर्म करेंगे। 2 nails आर फिटेड ऑन ए कॉर्क एंड आर केप्ट इन 10 ml बीकर।
तो यहाँ ये 2 बीकर हैं 10-10 ml का, इसमें एक कॉर्क लिया गया है, ये रेड वाला पोर्शन, और इसमें 2 कीलें इस तरह फिक्स की गई हैं, 2 nails. The nails are then connected to 2 terminals of a 6 volt बैटरी, और फिर इन दोनों नेल्स को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और इसी पाथ में एक बल्ब को और दूसरे स्विच को लगाया गया है. Some dilute HCl is poured in the beaker and the current is switched on. और फिर पहले वाले बीकर में हमने कुछ डाइल्यूट HCl डाला और इस स्विच को ऑन कर दिया. द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विथ ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, और इसी तरह का सेम सेटअप के साथ हमने ग्लूकोज के सॉल्यूशन को डाल के भी स्विच ऑन किया और अल्कोहल के सॉल्यूशन को भी डाल के स्विच ऑन किया. तो हमने ये देखा कि केवल HCl के सॉल्यूशन में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा था और ग्लूकोज के सॉल्यूशन में और अल्कोहल के सॉल्यूशन में ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था. अब चूंकि ये दोनों नेल्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी चाहिए, तभी ये बल्ब ग्लो करेगा. तो इससे हमें ये पता चलता है कि HCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है और हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा है अपने थ्रू. इससे हम ये कह सकते हैं कि HCl के पास आयंस प्रेजेंट हैं और ऑब्वियसली वो आयंस H+ और Cl- होंगी. सो लेट अस सी द रिजल्ट. HCl dissociates into H+ and Cl- ions. These ions conduct electricity in the solution, resulting in glowing of the bulb. HCl एक्वा सॉल्यूशन में H+ और Cl- आयंस में टूट चुका है और यही आयंस इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प कर रही हैं. ऑन द अदर हैंड द ग्लूकोज सॉल्यूशन डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे वाले बीकर में हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल सॉल्यूशन दोनों को डाल के टेस्ट किया है, लेकिन हमारा बल्ब नहीं जला. तो इससे ये साबित होता है कि ये आयंस कंटेन नहीं कर रही हैं और इनके थ्रू हमारा बल्ब नहीं जल रहा है. देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? लेट अस रीड द कंक्लूजन. फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स. हम जानते हैं कि एसिड्स हमेशा H+ कंटेन करेंगे, लेकिन यहाँ से ये प्रूव होता है कि सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन कर रहे हों वो जरूरी नहीं कि एसिड हों. That is why although alcohols and glucose contain hydrogen, they are not categorized as acids. इसीलिए अल्कोहल और ग्लूकोज जो कि हाइड्रोजन कंटेन करते हैं लेकिन वे एसिड नहीं कहे जाते. क्वेश्चन नंबर 7. वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? तो सिंपल सा आंसर है कि डिस्टिल्ड वाटर में इम्प्योरिटीज नहीं होती, वो पूरी तरह क्लीन होता है, किसी भी तरह का आयन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना संभव नहीं है. वहीं रेन वाटर की बात करें अगर, तो उसमें बहुत तरह के इम्प्योरिटीज़ हैं, एसिड्स हैं, आयंस हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करती हैं. लेट अस रीड द आंसर. डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीशीज. डिस्टिल्ड वाटर पूरी तरह से प्योर वाटर को कहते हैं और उसमें किसी भी तरह की आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है. देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती. रेन वाटर बीइंग एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर मे कंटेन आयनिक स्पीशीज. अब चूंकि रेन वाटर इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, उसमें बहुत तरह के एलिमेंट्स मिले हुए हैं, बहुत तरह के गैसेस, बहुत तरह के आयनिक स्पीशीज डिजॉल्व होते हैं रेन वाटर में, एंड देयरफॉर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. और यही कारण है कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर? तो सीधा सा जवाब है कि एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेंगे जब वो आयंस के फॉर्म में टूट सकें. हमने इससे पहले भी देखा है कि जब HCl गैस था और लिटमस पेपर था तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा था. एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली. तो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन आयन का डिसोसिएशन टूटना वाटर के प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए वाटर के एब्सेंस में एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करती. इट इज़ द हाइड्रोजन आयंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर. और यही हाइड्रोजन आयंस हैं जो कि एसिड के एसिडिक बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. 5 सॉल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड pH 4, 1, 11, 7 एंड 9 रेस्पेक्टिवली. विच सॉल्यूशन इज? तो पहला कि न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है. हम जानते हैं कि न्यूट्रल का pH होता है 7, तो जिस भी सॉल्यूशन का pH 7 है वो न्यूट्रल है. तो आंसर ऑफ ए इज न्यूट्रल सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन D having pH 7. So which one is strongly alkaline? Strongly basic कौन सा होगा?
जिसकी पीएच 7 से सबसे ज़्यादा आगे होगी, 7 से सबसे ज़्यादा राइट में होगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो नंबर है 11, वो है हमारा स्ट्रांगली अल्कालाइन, स्ट्रांगली बेसिक। और स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा? जो सबसे कम होगा वो होगा स्ट्रांगली एसिडिक। तो सबसे कम है यहाँ पे 1, तो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन इज बी। नाउ वीकली एसिडिक, जो 7 के करीब है बट 7 से कम है, तो ऐसा कौन है? तो भाई ऐसा है 4। तो वीकली एसिडिक सॉल्यूशन इज हैविंग पीएच 4, सॉल्यूशन ए। नाउ ई वीकली अल्कलाइन, तो वीकली अल्कलाइन कौन है भाई? जो 7 से ज़्यादा है बट 7 के करीब है, तो ऐसा कौन है भाई? तो ऐसा है 9, सॉल्यूशन ई विथ पीएच 9। द पीएच कैन बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। उनकी एसिडिक बिहेवियर के आधार पर इस तरह हम उसको अरेंज कर सकते हैं। 11 9 7 4 1। 11 हमारा इस सीरीज में सबसे बेसिक है और 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सबसे कम 11 के पीएच में है और सबसे ज़्यादा 1 वाले पीएच में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added to test tube A while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? फिजिंग एक तरह का साउंड है जो कि हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस होने के कारण सुनाई देता है। अब हमारा एसिड जितना स्ट्रॉन्गर होगा मैग्नीशियम रिबन से, वो उतना विगरसली रिएक्ट करेगा और उतना ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए स्ट्रॉन्गर एसिड के केस में ज़्यादा फिजिंग सुनाई देगी। सो द आंसर इज द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब A in which hydrochloric acid is added. This is because HCl is a stronger acid than CH3COOH and therefore produces hydrogen gas at a faster speed due to which freezing occurs. तो HCl स्ट्रॉन्गर है CH3COOH से, इसलिए उसमें हाइड्रोजन गैस जल्दी निकलता है, ज़्यादा रिएक्ट करता है HCl मैग्नीशियम रिबन के साथ और हमें फिजिंग साउंड सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. हम जानते हैं कि कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हमारे मिल्क का पीएच यहाँ 6 दे रखा है, इसका मतलब वो एसिडिक तो है, लेकिन जब वो कर्ड बनेगा, दही जमेगी, तो वो और एसिडिक होगा। द पीएच ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंजेस टू कर्ड इट्स पीएच विल रिड्यूस। उसका पीएच और कम होगा बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि दही हमारा एसिडिक इन नेचर होता है। एसिड प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेज द पीएच। दही में एसिड्स जो प्रेजेंट हैं वो 6 पीएच वाले दूध के पीएच को और डिक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। A. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? B. Why does this milk take a long time to set as curd? बेकिंग सोडा बेस है, अगर मिल्क में बेकिंग सोडा को मिलाया जाए तो मिल्क का पीएच इंक्रीज करेगा, 6 से आगे बढ़ेगा। तो द आंसर इज A. The milkman shifts the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline because in alkaline condition milk does not set as curd easily. Milkman मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड करता है ताकि वो अल्कलाइन हो जाए और आसानी से कर्ड में कन्वर्ट ना हो। आंसर बी। सेकंड क्वेश्चन है कि कर्ड सेट करने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया गया है। Since the milk is slightly basic than usual milk, acids produced to set the curd are neutralized by the base. Therefore, it takes a longer time for the curd to set. मिल्क में बेकिंग सोडा मिलाया गया है जो कि एक बेस है। जो भी एसिड प्रोड्यूस होगा मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए, वो एसिड न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा जो बेकिंग सोडा प्रेजेंट है दूध में उसके द्वारा। तो जब ये बेकिंग सोडा पूरी तरह डिप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो एसिड प्रोड्यूस होंगी मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए, वही एसिड्स कारगर होंगी और वो मिल्क को कर्ड में बदलेंगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में समय ज़्यादा लगता है नॉर्मल मिल्क के कंपैरिजन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर वाई। हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर है, अगर उसमें पानी मिलाया जाए तो वो एक सॉलिड सब्सटेंस बनाता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। तो उसे मॉइस्चर फ्री कंडीशन में इसलिए रखा जाता है कि वो पाउडर फॉर्म में बना रहे, जिप्सम में कन्वर्ट ना कर जाए। सो द आंसर इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस अ पाउडरी मास एब्जॉर्ब्स वाटर और मॉइस्चर टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड नोन एज जिप्सम। पानी में मिलके प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बनाता है, पानी से वो कांटेक्ट ना कर सके इसलिए उसे हम मॉइस्चर प्रूफ कंडीशन में रखते हैं। सो नीचे रिएक्शन दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ मिलके जिप्सम बना रहा है
प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडरी मास है और जिप्सम एक हार्ड सॉलिड है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उसके दो एग्जांपल देने हैं। सो द आंसर इज अ रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हों, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है हीट के फॉर्म में। और दो बड़े मशहूर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं NaOH और HCl का मिलना। यहाँ पे NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है बाहर। और दूसरा है हमारा इंडाइजेशन के केस में, जिसमें एंटासिड का एग्जांपल ऊपर दिया गया है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन कॉज्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। पहले भी हमने बताया कि इंडाइजेशन स्टमक में ज़्यादा एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण होता है। तो इंडाइजेशन में हम एंटासिड लेते हैं जिससे इस एसिड के इफेक्ट को नलीफाई किया जा सके और हमारे इंडाइजेशन को क्योर किया जा सके। वी एडमिनिस्टर एन एंटासिड जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज़ बेसिक इन नेचर। The antacid neutralizes the excess of acid and thus gives relief from indigestion। और एंटासिड हमारे पेट में प्रोड्यूस्ड एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें इंडाइजेशन से छुटकारा दिलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस तरह पेट में प्रोड्यूस HCl के साथ रिएक्ट करता है और MgCl2 और वाटर बनाता है, इसका ये रिएक्शन है। MgOH whole twice plus 2HCl gives MgCl2 plus 2H2O। Now question number 15, give two important uses of washing soda and baking soda। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो यूजेस बताने हैं, दो उपयोग बताने हैं। तो पहला वॉशिंग सोडा का उपयोग है कि इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। तो वॉशिंग सोडा ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और सोप इंडस्ट्री में यूज़ में आता है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। नाउ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल है, इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एसिड नोन एज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा मिला के हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। व्हेन इट इज़ हीटेड और मिक्सड विथ वाटर इट रिलीजेज CO2 दैट मेक्स ब्रेड और केक फ्लफी। जब बेकिंग सोडा पानी के कांटेक्ट में आता है तब वो CO2 रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमारे केक और ब्रेड फूल पाते हैं। वो उन्हें फूलने में मदद करता है, उन्हें फ्लफ़ी बनाता है। और बेकिंग सोडा हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ